पिछले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी कि असहयोग आंदोलन कैसे शहरों में फैला। आज हम बात करेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला। ठीक है, इसके दो मुख्य सेक्शन है बेटा जो हमें जानना जरूरी है। पहला सेक्शन है पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान। किसान जो एक तरह से गांव में रहते हैं, वहां पे असहयोग आंदोलन को कैसे रिएक्ट किया गया। दूसरा पॉइंट है ट्राइबल यानी आदिवासी। आदिवासी क्षेत्रों में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे फैला। सबसे पहले जो सेक्शन हम लेंगे वो है पीजेंट्स। ठीक है, पीजेंट्स मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पीजेंट्स जो 1921 में शुरू होता है जनवरी में असहयोग आंदोलन, उसके पहले बहुत सारे किसान आंदोलन हो चुके थे। बहुत सारे किसान आंदोलन हो चुके थे। आप नील आंदोलन पढ़े होंगे। उसके पहले अगर महात्मा गांधी के कंटेस्ट में देखा जाए तो खेड़ा का आंदोलन हो चुका था, किसानों का मूवमेंट था। और फिर उसके बाद जो है उसके पहले चंपारण का मूवमेंट हो चुका था। तो इन सब स्थितियों को अगर हम देखें तो 17वीं शताब्दी से लेकर के आज तक, अब तक 1921 तक कई सारे किसान आंदोलन हो चुके थे, कई सारे ट्राइबल मूवमेंट हो चुके थे। उनमें जो है बिरसा मुंडा का आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़ रखा है बिरसा मुंडा के बारे में। वह भी जो है मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे और जो भारत का इतिहास है उसमें स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है। इस तरह से अगर हम देखें, सबसे पहले किसानों के मूवमेंट को देखें जो 1921 से पहले 1921 में चल रहा होता है, उस कंडीशन को अगर देखें, सबसे पहला जो मूवमेंट आता है वो अवध का आता है। अवध का आता है। अवध कहाँ पे स्थित है? अवध वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवध प्रदेश कहा जाता है, तो वो अवध है। अवध प्रदेश में स्थित होने के कारण अवध मूवमेंट जो शुरू हुआ वो कौन शुरू किया था? बाबा रामचंद्र देव। किसने शुरू किया था? बाबा रामचंद्र देव। अभी बाबा रामचंद्र देव कौन है, इनके बारे में थोड़ा हमें जानना जरूरी है। दो चीजें है बेटा, एक तो ये सन्यासी है। कौन है? पहली इनके साथ शर्त क्या है? सन्यासी की। दूसरे फिजी, कहां से आए हुए थे? फिजी से। ठीक है, हम थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाना चाहेंगे, जहां पे अगर हम देखें तो फिजी क्या है? फिजी में इंडेंटर्ड लेबर ले गए थे भारत से। इंडेंटर्ड का मतलब होता है गिरमिटिया मजदूर। अब गिरमिटिया शब्द कैसे आया? गिरमिटिया शब्द ऐसे आया बेटा, गिरमिटिया अंग्रेजी का वर्ड है एग्रीमेंट, उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? गिरमिटिया है। तो गिरमिटिया मतलब गिरमिटिया जो मजदूर ले जाए गए थे, चाहे फिजी हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे वेस्ट इंडीज आइलैंड हो, कैरेबियन आइलैंड आप मान सकते हो, वहां पे आप मान ले, तो वहां पे इनको पकड़ करके ले जाया गया था। किसकी खेती के लिए? शुगर केन की खेती। शुगर की खेती के लिए, शुगर केन की खेती के लिए। ठीक है, शुगर केन की खेती के लिए ले जाया गया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ले जाया गया था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए ले जाया गया था। एग्रीकल्चर के लिए ले जाया गया था। तो इन सब जगहों पर ले जाया गया था एग्रीमेंट के तहत भारतीय किसानों को पकड़ करके। इसी से जो है उत्पन्न होता है गिरमिटिया, इंडेंटर्ड लेबर। तो वो बाबा रामचंद्र आते हैं, वहां पे क्या करते हैं? अवध में एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मूवमेंट क्या था? मूवमेंट था तालुकदारों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? तालुकदारों के विरुद्ध और लैंडलॉर्ड के विरुद्ध। अभी तालुकदार और लैंडलॉर्ड कौन है? लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार, जिसके कब्जे में बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं, उस पे वो लोग खेती करवाते थे। खेती करवाने के दौरान जो है वो बेगार भी करवाते थे। तालुकदार एक तरह से बड़े बड़े रईस लोग थे जिनके पास आय का साधन कृषि था, और कृषि से ही उनकी आय का एक तरह से पूरा खर्च चलता था। उसी कृषि से के माध्यम से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टैक्स चुकाते थे और उसका 1/11 1/11वां हिस्सा अपने पास रखते थे। तो ये जमींदार, तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार दोनों उसी समय की उत्पन्न हुई जो है व्यवस्थाएं हैं। अगर इसको थोड़ा एग्रीकल्चर कंटेस्ट में देखें तो भारत में 3 व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, और फिर उसके बाद जो है अस्थाई बंदोबस्त, और फिर महलवाड़ी। महल का मतलब होता है गांव, रैयत का मतलब होता है किसान, अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इन सब के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी तालुकदार और जमींदार, लैंडलॉर्ड्स का कब्जा था। वो लोग जो है आम किसानों से, आम गरीब किसानों से क्या करवाते थे? बेगार। बेगार का ऐसा मतलब है कि आप ऐसे समझ सकते हो,
बेगार का मतलब होता है दिन भर काम करवाना, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। तो इससे क्या हुआ, बाबा रामचंद्र देव को इतनी तकलीफ क्यों हुई? बाबा रामचंद्र देव एक किसान थे, सन्यासी थे, उनको ताल्लुकदारों और लैंडलॉर्ड्स का जो एक्सप्लॉयटेशन था, किसका, किसानों का शोषण था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अब देखो यहाँ पे टेनेंट्स जो आते हैं, उनकी क्या समस्या थी? उनकी समस्या थी सिक्योरिटी। क्या थी? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो जमीन दी गई थी उसका कोई निश्चित समय नहीं था, कि वो कितने समय तक जो है उनके पास रहेगी और कितने समय तक उस पे वो खेती कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का। दूसरा पॉइंट था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि दिन ब दिन जो है ब्रिटिश सरकार के खर्चे बढ़ते हुए चले जा रहे थे, ताल्लुकदारों और जमींदारों के खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे, उनकी आय का दूसरा जरिया दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो मैक्सिमम टैक्स को इंक्रीज कर रहे थे और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, लोगों से बेगार करवा रहे थे। इन सब कंडीशंस में टेन्योर। अगला पॉइंट क्या था? सोशल बाइकाट। ये लोग और क्या करते हैं? नाई धोबी बंद मूवमेंट भी चलता है यहाँ पे। क्या होता है? नाई धोबी बंद का मूवमेंट, सोशल बाइकाट। सोशल बाइकाट का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार से ज्यादा समाज में जो एक तरह से व्यवस्था थी, व्यवस्था का मतलब हर समाज अपने आप में कहीं ना कहीं उस काल में आत्मनिर्भर था। उसमें जो नाई का मतलब होता है बार्बर और धोबी का मतलब होता है वॉशरमैन। ठीक है, तो नाई धोबी बंद, इन दोनों वर्गों ने जो है इनका ज्यादा इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इन्होंने ताल्लुकदारों और जमींदारों के यहाँ काम करने से मना कर दिया। इस तरह से उन्होंने सोशल बाइकाट किया। फिर एक और एबोलिशन ऑफ बेगार, इसकी बात की जाती है, एबोलिशन ऑफ बेगार। मतलब बेगार जो होता था, जो दिन भर काम कराया जाता था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, उसको उन्होंने क्या किया? खत्म करने का प्रयास किया। ये टीनेंट्स का मतलब होता है किसान, इनकी ये डिमांड थी। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल एंट्री होती है। स्पेशल एंट्री किसकी होती है? जून 1920 में एंट्री होती है जवाहरलाल नेहरू की। किसकी एंट्री होती है? जवाहरलाल नेहरू की। जब जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है तो वो जो है रामचंद्र देव के साथ, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के पूरे अवध के किसानों की जो है समस्या को सुनते हैं और उनके जो समस्या का निदान है उसको करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अवध में क्या किया? अवध में उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। क्या बनाई? अवध किसान सभा बनाई। अवध किसान सभा में जो है गौरी शंकर ओझा वगैरह थे, फिर उसके बाद इंद्रमणि त्रिपाठी थे, JL नेहरू थे और लीड किया इन्होंने, नेशनल लीडर थे। फिर उसके बाद बाबा रामचंद्र, इन लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 में फॉर्म किया और फॉर्म करने के बाद किसानों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, टैक्स को कम कराने का प्रयास किया। लेकिन होता क्या है, उसी समय 1921 में क्या होता है? 1921 में मूवमेंट स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन। अब ये जो है मूवमेंट जो था उसको जो है आप ऐसा समझ सकते हैं 1921 के मूवमेंट को यहाँ अवध किसान सभा के मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है, अवध किसान सभा के मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है। जोड़ा जा रहा है 1921 में बाजार को जब स्टार्ट हुआ मूवमेंट, 1921 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो बाजार जितने भी थे उसको लूट लिया गया किसानों के द्वारा। ग्रेन हॉर्ड्स जो थे, एक तरह से अन्न के भंडागार, उनको भी लूट लिया गया, उनको भी कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह से इसका रिएक्शन जो है नॉन कॉपरेशन के थ्रू बहुत गलत मैसेज जा रहा था, गलत मैसेज जाने की वजह से उसका कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही थी। लोकल लीडर्स क्या समझा रहे थे उनको? लोकल लीडर्स समझा रहे थे कि नो टैक्स। ये डिमांड तो किसानों की भी थी, कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाई होने की वजह से हम पेड नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद लोकल लीडर्स क्या कर रहे थे? लोकल लीडर्स उनको समझा रहे थे वहां के किसानों को नो टैक्स, लैंड क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल रहता है तो लैंड क्या होगी? रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इस तरह से जाकर के अगर आप देखें तो पूरे जो पीजेंट्स मूवमेंट था उसमें पूरा का पूरा किसानों का मूवमेंट था, उसमें बाबा रामचंद्र देव ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। जो सन्यासी थे, फिजी से इंडेंटेड लेबर के रूप में आए थे। फिर उसके बाद ये विरुद्ध आंदोलन किसके था? ताल्लुकदार और जमींदारों के बीच था। इनकी डिमांड, टीनेंट्स की क्या डिमांड थी? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को निश्चित किया जाए, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू इसको कम किया जाए। सोशल बाइकॉट के माध्यम से इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। फिर उसके बाद
इसमें स्पेशल एंट्री होती है 1920 में जवाहरलाल नेहरू की, और ये अवध किसान सभा बनाते हैं और इसमें 300 ब्रांचेज बन जाती है, 300 ब्रांचेज बन जाती हैं इतनी जल्दी। फिर उसके बाद अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा, इसके माध्यम से वो लोग किसानों की मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उसके बाद 1921 में जब मूवमेंट स्टार्ट होता है तो बाजार, जो किसानों का रिएक्शन था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया बाजार को लूटना, पाटना, फिर उसके बाद जो है अन्नागार को खत्म करना। इस सब एक तरह से जो प्रोहिबिटेड एक्ट, नॉन वायलेंस एक्टिविटीज थी, उसको वो लोग बढ़ा रहे थे, उसको क्रिएट कर रहे थे, जिससे कांग्रेस ने इनका समर्थन करना बंद कर दिया। लेकिन जो लोकल लीडर्स थे वो क्या समझा रहे थे, हमें टैक्स नहीं देना है और हमें लैंड जो है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। इस तरह का जो है उनको मतलब एक तरह से दिलासा दिलाई जा रही थी और अपने आंदोलन को समर्थन लेने के लिए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ट्राइबल मूवमेंट पे। ट्राइबल मूवमेंट में एक तरह से जो हमारे सामने उदाहरण है वो ट्राइबल मूवमेंट का उदाहरण है अल्लूरी सीताराम राजू। कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गोल्डन हिल्स की पहाड़ियों में इसने आंदोलन चलाया था, गुरिल्ला वार किया था। गुरिल्ला वार का क्या मतलब? छिप छिप के वार करना, छिप छिप के वार करना, ठीक है। अब इनका ट्राइबल्स का क्या था? ट्राइबल्स का सीन ये था, थोड़ा इनके मूवमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला इनका जो काम था, जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में डिवाइड, 3 भाग में डिवाइड कर दिया, प्रोहिबिटेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनको एक तरह से टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो उनकी जो है लाइवलीहुड थी वो भी डिपेंड थी उसी पे, रोजमर्रा का जीवन, मेडिसिन, प्लांट, सब कुछ पे डिपेंडेंसी किस पे थी? फॉरेस्ट पे थी। जब अंग्रेजों ने इस तरह का जो है प्रोटेक्शन लगा दिया वनों पे, तो फिर जो है ये ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि अगर हम इसी तरह से इसको स्वीकार करते रहेंगे तो ये हमारी जो है जीविका खत्म कर देंगे, हमें मार डालेंगे, हमें संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन 1921 के दौरान आंध्र प्रदेश की गोल्डन हिल्स पहाड़ियों में अगर आप देखें तो अल्लूरी सीताराम राजू, जो अपने आप को दिखाता है, गांधी को अपना अनुयायी, गांधी जी को अपना लीडर मानता था, गांधी की अहिंसा में विश्वास करता था, वो कहता था कि हाँ, हम एक तरह से मिरेकल करता था। मिरेकल क्या करता था? स्पेशल पावर, लोगों को लीड कर, मिसगाइड करते हुए कहता था मेरे पास स्पेशल पावर है। वो एक तरह से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करता था। फिर उसके बाद बुलेट्स अगर उसको लगेगी तो वो उसे कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजों पे उसने जो है मिरेकल करना, एक तरह से अपने बारे में लोगों को गलत मैसेज फैलाया उसने जो है। लेकिन लास्टली क्या हुआ? लास्टली वो जो है खादी, उसने वो कहता है खादी को पहनो और जो है जो ड्रिंकिंग है, शराब की जो ड्रिंकिंग है उसको अवॉइड करो। तो कहीं न कहीं ये जो है अपने आप को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और अपने आप को जो है महात्मा गांधी से कनेक्ट करता है। लेकिन कांग्रेस ने इसका इस तरह से कभी समर्थन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस कभी भी नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं करती थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आता है 1924 में जो होता क्या होता है? 1924 में उसको जो है पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा और उसको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से ट्राइबल मूवमेंट उस समय एक हुआ था। कौन सा? अल्लूरी सीताराम राजू का आंध्र प्रदेश की गोल्डन हिल पहाड़ियों में। और फिर उसके बाद जो है ये गुरिल्ला वार करता था। और ये ट्राइबल जो मूवमेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स आज की प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत पहले सारे प्रॉब्लम्स हो चुके थे। उन प्रॉब्लम्स का एक विस्तार मात्र था इसमें। और जो अल्लूरी सीताराम राजू अपने बारे में कहता है कि मेरे पास स्पेशल पावर है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करता था और कहता था कि अगर गोली भी मुझे लग जाए तो वो भी उसका असर नहीं होगा। इस तरह से वो लोकल हीरो के रूप में उभर कर सामने आता है। तो हमारे सामने आ रिबेलियन इन द कंट्री साइड के बारे में आज हमने अध्ययन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन कैसे फैला। 2 पॉइंट्स पे पीजेंट्स और ट्राइबल्स पे हमने डिस्कशन किया और ये पीजेंट्स भी कैसे अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र देव का क्या रोल था, ट्राइबल मूवमेंट में गोल्डन हिल्स की पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू का क्या रोल रहा। ये सब दोनों क्वेश्चंस बेटा 3 मार्क्स में बनेंगे, 3 मार्क्स में बनेंगे और 3 मार्क्स में आपको करने को आएगा। तो इससे जो है आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए। जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को नोट डाउन करिए, इस पे एक्सरसाइज सीबीएसई के पेपर से उठाइए और इसको लिख डालिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।